हेलो स्टूडेंट्स, जो आज टॉपिक दीक्षाल इंस्टीट्यूट में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, पहले मैं जो चैप्टर में नाम बोल रही हूँ वो मैं दो टर्म्स बोल रही हूँ। एक मैंने बोला मूवमेंट और दूसरा मैंने बोला लोकोमोशन। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है सबसे पहले ये समझाती हूँ। देखें, लाइक आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड कंटिन्यूसली स्पीकिंग, and in the speaking I am continuously moving my jaw, okay, I am moving my hands। मतलब अपनी ही पोजीशन पर प्लेस रह के किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर चेंज आना क्या कहलाता है? मूवमेंट कहलाता है। क्लियर? लाइक पेड़ है, हवा चल रही है, पत्ते हिलना शुरू हो गए, दैट इज़ मूवमेंट। मैं अपनी पोजीशन पे प्लेस हूँ, अपने हाथों का मूवमेंट कर रही हूँ, मतलब अपने हाथों को हिला रही हूँ, दैट इज़ मूवमेंट। मतलब पोजीशन चेंज ना हो लेकिन बॉडी पार्ट लगातार मूव करें, ये कहलाता है मूवमेंट। दूसरा टर्म मैंने मेंशन किया है लोकोमोशन। लोकोमोशन का क्या मतलब है? लोकोमोशन हमारी बॉडी का एक ऐसा मूवमेंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइक मैंने अपने पैरों का मूवमेंट कराया और पैरों का मूवमेंट कराने की वजह से मैं एक जगह से दूसरी जगह पर चली गई। तो जहाँ पर कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस में कवर किया जाए तो उस डिस्टेंस को कवर करने वाला जो मूवमेंट है वो लोकोमोशन कहलाता है। लाइक जब भी हम डिस्कस करते हैं अबाउट द प्लांट्स एंड अबाउट द एनिमल्स तो हम एक बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच बोलते हैं। वो डिफरेंस क्या है आपका? वो डिफरेंस ये है कि दैट plants cannot locomote but they can move। और हम जब अपनी बात करते हैं तो we can move and we can locomote, both the things we can perform। तो ये जो प्रोसेस पूरा परफॉर्म करवाया जा रहा है ये किसके थ्रू करवाया जाता है हमारी बॉडी में? मतलब अब क्योंकि हम चैप्टर एक नया पढ़ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही एक पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इस पार्ट में सबसे पहले हम हर जगह बात करते हैं कि भाई कोई भी प्रोसेस, कोई भी फिनोमेना रन किया जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे मूवमेंट जब आप परफॉर्म करवा रहे हो तो कोई ना कोई पार्ट है जो कि इस मूवमेंट को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ जो मूवमेंट और लोकोमोशन आपकी बॉडी में करवाया जाता है ये किसके थ्रू करवाया जाता है? आपकी बॉडी में प्रेजेंट मसल्स और उनके साथ कनेक्टेड बोन्स की वजह से ये मूवमेंट आप परफॉर्म करवा पाते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैंने क्या बोला? सबसे पहले मैंने बोला कि आप डिस्कस कर रहे हो मूवमेंट के बारे में, तो पहले मैं यही बता देती हूँ कि मूवमेंट क्या क्या होता है। क्योंकि हम एनिमल किंगडम पढ़ चुके हैं तो पूरे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स से या फिर इन्वर्टिब्रेट्स से जब हम वर्टिब्रेट्स तक आते हैं, फिर वर्टिब्रेट्स के से हायर वर्टिब्रेट्स तक जाते हैं, तो हम लगातार क्या देखते हैं? देयर इज़ अ चेंज इन एवरी ऑर्गेनिज्म। चेंज इन व्हाट? चेंज इन न्यूट्रिशन, टेकिंग अप ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट में चेंज है, और रहने के तरीके में चेंज है, खाने पीने में चेंज है, बॉडी डिज़ाइन में चेंज है। मतलब दे आर टोटली डिफरेंट विद ईच अदर। तभी हम एनिमल किंगडम के सारे पार्ट्स को सेपरेटली पढ़ते हैं। ओके, सो जब आपने बात करी आपकी ही बॉडी के अंदर मूवमेंट एंड लोकोमोशन की, तो ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन हर ऑर्गेनिजम्स में एक अलग तरीके से परफॉर्म करवाया जाता है। लाइक मूवमेंट को जब हम बात करते हैं तो हमने डिवाइड कर दिया है कितने पार्ट्स में? डिफरेंट पार्ट्स में। लाइक सिलियरी मूवमेंट है, फ्लेजरली मूवमेंट है, या फिर आपका अमीबॉइड मूवमेंट है। मतलब कोई भी इरेगुलर मूवमेंट शो कर रहा है तो वो अमीबॉइड है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। फिर हम बात करते हैं दूसरी सिलियरी मूवमेंट की, तो हमारी बॉडी पे जो छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है सीलिया, मतलब लोअर ऑर्गेनिजम्स में, तो ये जो वो ऑर्गेनिज्म जिस मूवमेंट के थ्रू चल रहे हैं वो क्या कहलाता है? आपका सिलियरी मूवमेंट कहलाता है। इसी तरीके से आपका फ्लेजलरी मूवमेंट है। फ्लेजला की प्रेजेंस से किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना क्या कहलाता था? फ्लेजलरी मूवमेंट कहलाता था। सो मूवमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया, चलना, एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी चीज़ का आगे बढ़ जाना, अपनी ही पोजीशन पर रह के अपने बॉडी पार्ट्स के अंदर मूव करना क्या कहलाता है? मूवमेंट कहलाता है। क्लियर? इस मूवमेंट से कनेक्टेड जो मेन पार्ट, क्योंकि हम यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमें ह्यूमंस का ही मूवमेंट पढ़ना है, तो ह्यूमंस के मूवमेंट में अब हमें यहाँ पे डिफरेंट पार्ट डिस्कस करना है। कौन कौन से पार्ट्स डिस्कस करने हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मसल्स और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पे हमें कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल तरीके से नहीं समझना, कुछ डायग्राम्स है बस उनको ध्यान में रखना है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा टफनेस यहाँ पर नहीं है और बहुत ही सारे जितने टॉपिक्स हैं वो ईजी हैं। तो देखें, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ मसल्स की। आप लोग 9th स्टैंडर्ड में भी छोटी क्लासेस में 8th 9th में
5th 6th 7th में हमें मसल्स के बारे में ज़रूर पढ़ाया जाता है। कैसे मसल्स के बारे में पढ़ाया जाता है आप समझेंगे। मतलब बेसिकली हमारी बॉडी में देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ 3 काइंड्स ऑफ मसल्स। कितनी तरीके की मसल्स प्रेजेंट होती हैं? 3 तरीके की मसल्स होती हैं, और इन्हीं 3 तरीके की मसल्स से हमारा क्या बनता है? पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम बनता है। स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, 2 पार्ट, एक बोन्स वाला पार्ट और एक आपका मसल्स वाला पार्ट आपका स्केलेटल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रॉपर। क्लियर? तो अब जब हम बात कर रहे हैं मूवमेंट और लोकोमोशन में, सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? आपका मसल्स। मसल्स देखें, टोटल हमारे पास कितने तरीके की हैं? मसल्स हैं हमारे पास टोटल 3 तरीके की। तीनों में डिफरेंस आप लोग जानते होंगे, मैं एक एक करके तीनों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहला है आपकी स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पूरे चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में एक बहुत मेजर टॉपिक हम स्केलेटल मसल्स का ही डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्केलेटल मसल्स के बाद विसरल मसल्स। विसरल मसल्स। थर्ड है आपका कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर रही हूँ सारी चीज़ें। देखें, सबसे पहले हम स्केलेटल मसल्स की बात करें। उस स्केलेटल मसल्स को हम और क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहा जाता है। कौन सी मसल्स कहा जाता है? स्ट्राइएटेड मसल्स। क्या कहा जाता है? स्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइएटेड मसल्स का क्या मतलब है? स्ट्राइएटेड मसल्स का मतलब है वो मसल्स जिनके अंदर एक स्ट्राइएशन प्रेजेंट हो। एक, जैसे मैंने बोला, स्ट्राइएशन क्या होता है? मसल्स के ऊपर एक लाइनिंग जैसा स्ट्रक्चर आपको देखिए, लाइक मैंने अपने फोरहेड को थोड़ा सा क्या किया है? कॉन्स्ट्रिक्ट किया है, तो यहाँ पे आपको लाइंस दिख रही होंगी, वो स्ट्राइएशन कहलाता है। ओके, तो वो मसल्स जिनके अंदर स्ट्राइएशन प्रेजेंट है वो आपकी क्या कहलाती हैं? स्ट्राइएटेड मसल्स कहलाती हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ आपकी विसरल मसल्स की, मैं कंपैरिजन लेती हुई चल रही हूँ सब जगह पे, इनको हम बोलते हैं नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। नॉन स्ट्राइएटेड या फिर स्मूथ मसल्स भी बोला जाता है। नॉन स्ट्राइएटेड, विसरल या फिर स्मूथ, तीनों एक ही हैं। कार्डिक मसल्स का कोई दूसरा नाम नहीं है, इसको मैं बस डायरेक्ट बता देती हूँ, ये कहलाती हैं आपकी हार्ट मसल्स। आप लोग ने देखा होगा, पढ़ा है, हम पूरी फिजियोलॉजी ही पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो इसमें हमने क्या देखा था? जब मैंने आप लोगों को सर्कुलेशन बताया था तो मैंने हार्ट का जहाँ भी जिक्र किया था वहाँ पर कार्डिक टर्म का भी जिक्र किया था, और कार्डिक टर्म आपका वही मतलब है जो कि कनेक्ट कर रहा है हार्ट से। तो हमारी बॉडी में 3 तरीके की मसल्स होती हैं, एक तो है स्ट्राइएटेड मसल्स और एक नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और तीसरी में बात करूँ कार्डिक मसल्स की, तो सिर्फ वो मसल जो कि हमारे हार्ट में मिलती हैं, उन्हीं मसल्स को हम क्या कहते हैं? कार्डिक मसल्स कहते हैं। कार्डिक मसल्स हार्ट के अलावा कहीं और प्रेजेंट नहीं होती, तभी इसका नाम ही दिया गया है क्या? कार्डिक। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पे हमने क्या देखा? ये जो स्केलेटल मसल्स हैं, ये स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइएटेड मसल्स कहा जाता है या फिर वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। कैसी मसल्स हैं? वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स। ओके, विसरल मसल्स को या तो नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स बोलते हैं या फिर स्मूथ मसल्स बोलते हैं। और ये जो विसरल, नॉन स्ट्राइएटेड या फिर स्मूथ मसल्स हैं, ये फंक्शन में कैसी होती हैं? इनवॉलंटरी इन नेचर होती हैं। क्या है? इनवॉलंटरी इन नेचर। इनवॉलंटरी का क्या मतलब है? इनवॉलंटरी का मतलब है वो मसल्स जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। 2 टर्म्स मैं आपको बोल रही हूँ, एक तो मैंने वॉलंटरी टर्म बोला, एक मैंने इनवॉलंटरी टर्म बोला। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है वो मसल्स जो आपके विल पावर के थ्रू कंट्रोल की जा सकती हैं, आपकी मर्जी के थ्रू कंट्रोल की जा सकती हैं, उनको हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। और जो आपकी विल के थ्रू कंट्रोल नहीं की जा सकती, उनको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। लाइक मेरा बोलना मेरे कंट्रोल में है, वॉलंटरी मसल्स के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। मेरा डाइजेशन है वो
मेरे मर्ज़ी में नहीं है, मेरा रेस्पिरेशन जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी विल में नहीं है। तो वो मसल्स जो आपके कंट्रोल के थ्रू वर्क नहीं करती हैं, उन मसल्स को हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एग्जांपल भी वॉलेंट्री मसल्स का मेरा यही जॉ में जो मसल्स प्रेजेंट है, जो मेरे लिम्स में मसल्स प्रेजेंट है, दीज आर वॉलेंट्री मसल्स। ओके, दूसरा मैं बात कर रही हूँ इनवॉलेंट्री मसल्स की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जिन मसल से मिलके बना है, मेरा जो आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जिन मसल्स के थ्रू मिलके बना है, ये सारी की सारी मसल्स कैसी थी, आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। ओके, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा रीजन जहाँ पर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स दोनों प्रेजेंट हो एक साथ, तो वो आपका क्या था, एनल ओपनिंग। वॉलेंट्री मसल्स का भी प्रेजेंस था और इनवॉलेंट्री मसल्स का भी प्रेजेंस था। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। जब हम कार्डिक मसल्स की बात करते हैं तो कार्डिक मसल्स स्ट्राइटेड मसल्स हैं, लेकिन ये कैसी हैं, इनवॉलेंट्री इन नेचर। स्मूथ नहीं है, स्ट्राइटेड है, लेकिन कैसी है नेचर में, इनवॉलेंट्री है। कैसी है नेचर में, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब विच कैन नॉट कंट्रोल बाय योरसेल्फ। भाई लॉजिकल सी बात सोचिए, कैन यू कंट्रोल योर हार्ट? ऑब्वियसली नो। क्या मैं सोचूं कि मैं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे अपने हार्ट को बंद कर लूँ? तो आई कैन नॉट डू दैट। ओके, तो वाई? बिकॉज दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स। हमारी बॉडी में जितनी भी वर्किंग फंक्शनिंग मतलब जो मूवमेंट चल रहा है, मसल्स की वजह से चल रहा है, और ये मसल्स वॉलेंट्री हैं, मतलब खुद से चलेंगी या फिर नहीं चलेंगी। तो ये सारा हमने रीजन वाइज डिवाइड कर दिया है। अब मैं स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले है हमारे स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर। ये है आपका स्केलेटल मसल। जिसको हम और क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका स्ट्राइटेड मसल्स, या फिर वॉलेंट्री मसल्स, या फिर स्केलेटल मसल्स। ओके, सिलिंड्रिकल इन स्ट्रक्चर होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, और प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइएशन होती है, ब्रांचिंग नहीं होती। ओके, मैंने क्या क्या 3 पॉइंट बोले, ब्रांचिंग नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ओके, और इसके साथ साथ आपकी कैसी हैं, सिलिंड्रिकल। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है और वो तीनों चीज़ें एक साथ देगा। स्केलेटल मसल्स इज ब्रांच्ड, यूनिन्यूक्लिएट, सिलिंड्रिकल। तो यूनिन्यूक्लिएट नहीं होती, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। ऑप्शन गलत हो गया। जहाँ पर भी वो तीनों ऑप्शन साथ में दे देगा, वहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ी आपकी किसके पास, स्मूथ मसल्स के पास। स्मूथ मसल्स के होते हैं आपके बच्चों टेपरिंग एंड्स। सबसे पहली चीज़, ब्रांचिंग नहीं होती, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते, सिलिंड्रिकल नहीं होते, सिंगल न्यूक्लिएटेड है, स्ट्राइएशन प्रेजेंट नहीं है, टेपरिंग एंड्स हैं, और इसके साथ साथ ब्रांचिंग बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये आपकी क्या कहलाती है, स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़े किसके अंदर, कार्डिक मसल्स के अंदर। कार्डिक मसल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखें, ये है आपकी कार्डिक मसल्स। आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट की होगी, क्या, कि ये ब्रांच्ड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये देखिए, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, और कैसी हैं आपकी, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं इसमें वो थोड़े से स्ट्राइटेड मसल्स जैसे हैं, स्केलेटल मसल्स जैसे हैं, लेकिन मतलब चेंज अगर हम देखें तो कैसी हैं, इनवॉलेंट्री इन नेचर है। मतलब ब्रांच्ड होने के बावजूद ब्रांचिंग है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सिलिंड्रिकल नहीं बोलेंगे क्योंकि भाई ब्रांचिंग प्रेजेंट है तो सिलेंडर कहाँ से बनाएगा। ओके, तो आपका
स्ट्राइएशन भी प्रेजेंट है, लेकिन जो मसल्स हैं वो नेचर में कैसी हैं, इनवॉलेंट्री, मतलब जो दिखने का विजिबिलिटी है वो पूरी तरीके से स्ट्राइएटेड मसल्स जैसी है, लेकिन फंक्शन कैसा है आपका, स्मूथ मसल्स जैसा, इनवॉलेंट्री मसल्स जैसा। ठीक है, तो मैं एक बार आपको रिकॉल कर रही हूँ वापस से हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा मसल्स के बारे में। मसल्स हमारे पास कितने तरीके की हैं, 3 तरीके की हैं। स्केलेटल मसल्स हैं, विसरस मसल्स हैं और कार्डिक मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं या फिर वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। ये सिलेंड्रिकल होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और इसके साथ साथ ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती। ओके, और जितने भी सिलेंडर्स हैं ये एक साथ न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट होके हमारी बॉडी में जो जो एक्टिविटी हमारे थ्रू कंट्रोल की जाती है, चलना फिरना, बात करना, हाथों का मूवमेंट, पैरों का मूवमेंट, ये सब इन्हीं मसल्स के थ्रू करवाया जाता है। और यही पार्ट आपका क्या कहलाता है, वॉलंटरी मसल्स, स्केलेटल मसल्स या फिर आपके स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहे जाते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइएशन। ये मैंने क्या बनाया है बीच में डार्क कलर से जो पेन किया है, ये है आपका स्ट्राइएशन। ओके, फिर जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे हमने दूसरा पार्ट देखा विसरल मसल्स का। विसरल मसल्स सबसे पहली चीज़ यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, स्ट्राइएशन प्रेजेंट नहीं होता है और ब्रांचिंग भी प्रेजेंट नहीं होती है। दीज आर स्मूथ मसल्स, और स्मूथ मसल्स होने के साथ साथ मैंने इनको कई सारे नाम दिए हैं। या तो विसरल्स मसल्स नाम दिया है क्योंकि विसरल ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होती है, विच इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कीजिए, आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कीजिए, आप बॉडी में डिफरेंट इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ की बात करें तो वहाँ पर कोई भी तरीके की ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करवाई जाती जो कि हमारे कंट्रोल में हो, तो स्मूथ मसल्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। या तो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स बोला जाता है या फिर स्मूथ मसल्स बोला जाता है या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है। अब तीसरे मसल्स की जो मैंने बात करी ये आपके क्या थे, कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स अपीयरेंस में तो स्मूथ मसल्स जैसे हैं, तो स्ट्राइएटेड मसल्स जैसे हैं कि भाई स्ट्राइएशन भी प्रेजेंट है, ब्रांचिंग भी, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हैं। ये कैरेक्टर देता है कौन सा, वॉलंटरी कैरेक्टर। लेकिन कार्डिक मसल्स सारे कैरेक्टर्स वॉलंटरी मसल्स के शो करने के बावजूद भी कैसे होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। ब्रांचिंग प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसके साथ साथ आपका स्ट्राइएशन प्रेजेंट है, तो ये कार्डिक मसल्स है। एग्जाम्पल अगर दिया जाए भाई आइरिस ऑफ द मतलब हमारे आईज़ में जो आइरिस प्रेजेंट है, आइरिस की जो मसल्स हैं वो वॉलंटरी इन नेचर है या फिर इनवॉलंटरी, तो जवाब देते हैं हम इनवॉलंटरी। आईलिड्स में कैसी मसल्स प्रेजेंट है भाई, तो हमारी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों, जो कि मेरे कंट्रोल में भी और मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। मतलब मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ कंट्रोल, नहीं चाहूँ तो नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी आपकी कार्डिक मसल्स की। हार्ट में कौन सी मसल्स प्रेजेंट है, तो हम कार्डिक मसल्स बोलते हैं। मैं बात करूँ स्मूथ मसल्स आपकी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो स्मूथ मसल्स आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, इन इंटरनल ऑर्गन्स में जितनी भी वर्किंग चल रही है, ये इंटरनल ऑर्गन्स की वर्किंग कराने के लिए आपका कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, हमारा विसरल मसल्स का। अब यहाँ पे हमें कार्डिक मसल्स के बारे में नहीं पढ़ना, विसरल मसल्स के बारे में नहीं पढ़ना है। जितना भी डिटेल मैं अब आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये पूरा का पूरा डिटेल आपका किससे कनेक्टेड है, स्ट्राइएटेड मसल से कनेक्टेड है। मतलब आपका हेडिंग ही होना चाहिए क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द कार्डिक मसल्स। अब ये जो स्ट्रक्चर है कार्डिक मसल्स का, ये कैसा होता है, किस तरीके से बना है, किन से मिलके बना है, तो वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। हाँ जी बच्चों, देखेंगे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, स्केलेटल मसल्स की। मतलब वही पढ़नी है हमें, स्केलेटल अगर आप लोग, अगर जैसे जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं या जो नॉन वेजिटेरियन बच्चे हैं, वो इस चीज़ को बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे, देखें, जब भी हम एक नॉन वेज का एक चिकन के पीस को देखें, तो उस चिकन के पीस को जब हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो तोड़ने पे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है।
पार्टिकल्स नहीं बोलूँगी मैं, फाइबर्स बोलूँगी। यस, पार्टिकल्स गलत टर्म है, मैं इस्तेमाल करूँगी फाइबर। जब आप एक चिकन के पीस को ब्रेक कर रहे हो तो ये किस पार्ट में टूट जाता है? ये टूटता है आपके फाइबर्स में, छोटे छोटे रेशों में। रेशे आप समझते हैं क्या होता है? रेशे का मतलब होता है कि जब आप एक, जैसे सोन पपड़ी, जब सोन पपड़ी को आप तोड़ रहे हो, जो वेजिटेरियन बच्चे हैं या जो उन्होंने कभी इस पीस को नहीं देखा उनको मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप सोन पपड़ी को अलग करते हो तो वो कभी भी सॉफ्टली ब्रेक नहीं होती। जैसे लड्डू टूट जाता है या जो सिंपल बर्फ़ी होती है वो टूटती है, ऐसी कभी सोन पपड़ी नहीं टूटती। उसमें क्या होता है, जब आप उसको ब्रेक करते हो, अलग करते हो, तो उसमें पतले पतले रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं। सेम चीज़ मैं बात कर रही हूँ किसकी? आपके, अगर आपने सोयाबीन के जो चंक्स आते हैं उसको कभी ब्रेक किया हो तो वो भी फाइबर्स में टूटता है। वो फाइबर्स क्या होते हैं? वो फाइबर्स होता है आपका स्केलेटल मसल्स के बंडल का फाइबर। ओके, स्केलेटल मसल किन से मिलके बना है भाई? तो बंडल फाइबर्स से मिलके बना है। ठीक है, बंडल फाइबर्स क्या है? देखें, मैं आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ये है मेरा एक लार्ज बंडल। ओके, ऐसे कई सारे बंडल्स आपस में अरेंज होते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके छोटे छोटे फेसिकल्स। ओके, इन फेसिकल्स के अंदर फर्दर प्रेजेंट होते हैं आपके माइक्रोफिब्रिल्स। तो अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो ये देखें, ये हैं आपके माइक्रोफाइबर्स। ये क्या है? आपके माइक्रोफाइबर्स। माइक्रोफाइबर्स से देखें बेटा, ये हैं आपके, एक बंडल को हम क्या बोलते हैं? फैशिया। क्या कहते हैं? फैशिया। ये जो पार्ट बीच बीच में कनेक्टेड है, ये जिनसे ये फैशियाज आपस में जुड़े होते हैं, ये कहलाता है आपका फेसिकल। ये क्या कहलाता है? फेसिकल। तो अगर मैं एक बंडल की बात कर रही हूँ स्केलेटल मसल के, जो फाइबर्स, जो रेशे मैंने अभी अभी आपको बताए, ये बने होते हैं किससे? ये बने होते हैं आपके अलग अलग डिफरेंट मस्कुलर फाइबर्स से। और ये जो मस्कुलर फाइबर्स हैं ये अलग बंडल्स का अरेंजमेंट है। एक बड़ा बंडल जो कि फेसिकल बना रहा है, मतलब एक पूरा मेजर बंडल बना रहा है, उस बंडल के अंदर प्रेजेंट है छोटे छोटे बंडल्स जिसको हम फैशिया कहते हैं। फैशियाज जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, किसके थ्रू? फेसिकल्स के थ्रू। ओके, और इन्हीं फेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके माइक्रोफिब्रिल्स। ओके, और जब आप माइक्रोफिब्रिल्स की बात कर रहे हो तो इसके अंदर जब आप देखते हैं बहुत ध्यान से, तो ये पूरे के पूरे जो माइक्रोफाइबर्स हैं इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका सार्कोप्लाज्म, मतलब जो मसल का साइटोप्लाज्म है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और ये सार्कोप्लाज्म आपके मसल के बंडल के अंदर जो है, जैसे मैंने ये वाला पार्ट बनाया तो इसमें आपका क्या प्रेजेंट होगा? ये सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा किसका फॉर्मेशन देते हैं? ये पूरा फॉर्मेशन देते हैं आपके स्केलेटल मसल का फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये स्केलेटल मसल के अंदर ये कितने चीज़ों से मिलके बना है? 2 प्रोटीन से मिलके बना है। मतलब अगर मैं बात करूँ, ये जो मस्कुलर बंडल फाइबर्स हैं, ये बंडल फाइबर्स कितने प्रोटीन से मिलके बना होता है? 2 प्रोटीन से मिलके बना होता है। ये तो आउटर मस्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर है। मतलब मेरे मसल्स को अगर आप देखोगे, जब भी हम एक आर्म बनाने की बात करते हैं इस तरीके से, जैसे ये मेरा एक हाथ है, तो इस हाथ के अंदर यहाँ पे हम इस तरीके से मसल्स बनाते हैं। ये जब भी आपने किसी बुक के अंदर या किसी डायग्राम देखा हो तो इस तरीके से हम लाइंस बनाते हैं। वो जो लाइंस होती हैं वो क्या इंडिकेट करती हैं? वो लाइंस यही स्केलेटल मसल के बंडल को इंडिकेट करती हैं, जिसमें फेसिया है, फेसिकल्स हैं आपके। अब क्योंकि सेल है भाई, मसल्स भी किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी है। तो ये जो सेल्स बने हैं आपके, ये सेल्स लगातार क्या करते हैं? ये मतलब सेल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? उसका खुद का साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा, उसका खुद का न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपके
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह काम करते हैं, जो कि लगातार प्रोटीन का सिंथेसिस करते जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस हमें यहाँ पर करवाना ही है। ओके, अब जब मैंने बात करी इस बंडल से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके दो तरीके की प्रोटीन, एक तो एक्टिन और दूसरी प्रोटीन जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है वो कहलाती है आपकी मायोसिन। तो सबसे पहली कौन सी प्रोटीन? एक्टिन प्रोटीन, और दूसरी प्रोटीन प्रेजेंट है आपकी मायोसिन। अब ये जो एक्टिन और मायोसिन हमारे पास प्रेजेंट है, मस्कुलर बंडल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा बात कर रही हूँ किसकी? आपकी एक्टिन की और मायोसिन की। ये जो एक्टिन और मायोसिन के पार्टिकल्स हैं, ये एक्टिन और मायोसिन के पार्टिकल जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स आपस में कंबाइन करके क्या करते हैं? हमारे डिफरेंट पूरे मसल बंडल्स का, मस्कुलर फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब भी आप बात कर रहे हो हमारे फेसिकल्स की, मस्कुलर बंडल्स की, तो ये जो मस्कुलर बंडल्स हैं और ये जो फेसिकल्स हैं, ये मस्कुलर बंडल्स और फेसिकल्स आपके क्या करते हैं? पूरे के पूरे फाइबर्स को बनाने का काम करते हैं। ये पूरा पार्ट आपको दिखा। अब हम आ गए किसके अंदर? एक्टिन, इन्हीं मस्कुलर फाइबर्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन के अंदर। तो ये जो मस्कुलर फाइबर्स को बनाने वाली प्रोटीन है, ये प्रोटीन्स आपकी क्या कहलाती हैं? ये प्रोटीन्स आपकी कहलाती हैं एक्टिन और मायोसिन। ये एक्टिन और मायोसिन जो है बच्चों, ये एक्टिन और मायोसिन मेजर प्रोटीन है और यही पूरे मस्कुलर बंडल्स का फॉर्मेशन करती हैं। एक्टिन को हम आपकी लाइट प्रोटीन भी कहते हैं और मायोसिन को हेवी प्रोटीन भी या फिर डार्क प्रोटीन भी बनाता है। ये पूरा भी हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो देखें, एक हेडिंग और मार्क कर देती हूँ मैं यहाँ पर, ये जो सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि सेल है तो उसका आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा, तो वो बनाएगा आपका सार्कोलेमा। सो नाउ एक्टिन पर आ जाइए। मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रही हूँ एक्टिन का और मायोसिन का। ये है एक्टिन, यहाँ पर मैं आप लोगों को बनाकर दिखा रही हूँ। देखें, यहाँ पे जो एक्टिन और मायोसिन है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को दो स्ट्रक्चर बनाए हैं। मस्कुलर प्रोटीन कहलाती है एक्टिन और मायोसिन। इसमें आपके डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर ये बने, मैं आपको सबका नाम बता रही हूँ। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये कहलाती है आपकी ट्रोपोनिन प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन है, बीच बीच में अरेंज है, ये ट्रोपोनिन प्रोटीन कहलाती है। ट्रोपोनिन से कनेक्टेड है आपका ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन से कनेक्टेड है आपका
ये जिसको हम बोलते हैं एफ एक्टिन। ओके, अब देखें, ये तो था हमारा एक्टिन का स्ट्रक्चर। एक्टिन के स्ट्रक्चर के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं मायोसिन का स्ट्रक्चर देखेंगे। एक हैवी प्रोटीन बनाती है, एक हैवी चेन बनाती है, लाइट चेन बोलते हैं, बनती है इसके थ्रू, और हैवी चेन बनती है इसके थ्रू। तो जब हम बात करते हैं इसकी, तो ये क्रॉस ब्रिज बनाता है। ये है आपका क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज से कनेक्टेड है आपका ये, जिसको हम बोलते हैं आपका हेड। क्या बोलते हैं? हेड। ओके, हेड से जब हम आगे बढ़े तो हेड के अंदर आपको दो चीज़ें दिखेंगी। एक तो दिखेगा ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट, क्या कहलाती है? ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट। और दूसरी अगर मैं बोलूँ तो ये है आपकी कैल्शियम बाइंडिंग साइट। तो ये दो प्रोटीन्स का ही अरेंजमेंट पूरे के पूरे मस्कुलर, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंटली बच्चों हम लोगों को पढ़ना है, जो टॉपिक हमें दीक्षाला इंस्टीट्यूट में कंटिन्यू करना है अब आगे, वो है कि किस तरीके से ये जो मस्कुलर फाइबर्स हैं, ये मस्कुलर फाइबर्स आपस में, ये मस्कुलर फाइबर्स जो आपको दिख रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस को आपको परफॉर्म करवाना है तो वो इन्हीं दो प्रोटीन्स के थ्रू करवाया जाता है। किस तरीके से ये दोनों प्रोटीन्स आपस में वर्क करके एक प्रॉपर अरेंजमेंट को परफॉर्म करती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।